एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 फसल उत्पादन में उत्थान शास्त्र के 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सिंचाई का महत्व लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचाई से भूमि मुलायम हो जाती है, परिणाम स्वरूप भू-परिष्करण क्रियाएं करने में आसानी होती है, जिससे फसल की समय पर बुवाई की जा सकती है। दूसरा, सिंचाई से मृदा में नमी बनी रहती है, जो कि बीजों के अंकुरण के लिए बहुत सहायक होती है। तीसरा हो जाएगा, फसलें अपने पोषक तत्वों को भूमि से तरल के रूप में ग्रहण करती हैं, जिसके लिए सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथा हो जाएगा, सिंचाई से भूमि में लाभदायक जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाती है तथा हानिकारक कीट जैसे दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। अथवा में जाएगा, सिंचाई की दक्षता बढ़ाने से होने वाले प्रमुख लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचाई की दक्षता बढ़ाने से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा, उपलब्ध सिंचाई जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। तीसरा, सिंचाई में लगे समय में कमी आती है। चौथा, ऊर्जा एवं धन दोनों की बचत होती है। प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा, मक्का की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। दूसरा, बीज दर। तीसरा, उन्नत किस्में। चौथा, उपज। इसका उत्तर हो जाएगा, मक्का की खेती का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा जियामेज। बीज दर हो जाएगी इसकी देसी किस्मों में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बाकी संकर या संकल किस्मों में 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उन्नत किस्में आ जाती हैं गंगा सफ़ेद 2, श्वेता, जीनापुरी, पीली, जौनपुरी सफ़ेद। ये सभी इसकी उन्नत किस्में हो जाएंगी। उपज की बात कर लेते हैं तो उपज प्रति हेक्टेयर देसी जातियों से 25 से 30 क्विंटल प्राप्त कर ली जाती है। संकुल जातियों से 35 से 40 क्विंटल, वहाँ संकर जातियों से 45 से 55 क्विंटल। अथवा में जाएगा, कपास की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। दूसरा, बीज दर। तीसरा, उन्नत किस्में। चौथा, उपज। इसका उत्तर हो जाएगा, कपास की खेती का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा गॉसिसिपियम स्पीसीज। बीज दर हो जाएगी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करें उन्नत किस्मों की तो देसी किस्मों में हो जाएंगी श्यामली, लोहित, G27LD 133। अगर अमेरिकन किस्मों में हो जाएंगी खंडवा 1 F4 114, 414, F216 आदि। उपज की बात करें तो उन्नत विधियों से खेती करने की अमेरिकन किस्मों में 15 से 20 तथा देसी किस्मों में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज की जाती है। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, जलवायु संबंधी कारक, जिसमें आ जाते हैं नमी, तापक्रम, वर्षा तथा वायु आदि जलवायु संबंधी कारक हैं जो फसल चक्र को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसीलिए जलवायु के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, रबी। दूसरा, खरीफ एवं जायद। कुछ फसलें जैसे आलू, अरहर, मटर पाली से नष्ट हो जाती हैं, जबकि गेहूँ पर पाली का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अतः फसल चक्र तैयार करने समय जलवायु संबंधी कारकों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा हो जाएगा भूमि संबंधी कारक। इसके अंतर्गत भूमि की किस मृदा उर्वरता, जल निकास आदि आते हैं। भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का फसल की उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः यदि भूमि के अनुरूप ही फसल चक्र न बनाया जाए तो उपज घट जाती है। दूसरा हो जाएगा सिंचाई के साधन। सिंचाई की सुविधा अनुसार ही फसल चक्र बनाना चाहिए, अन्यथा लाभ की बजाय हानि होगी। तीसरा हो जाएगा दीप्तकाल।
फसल के पौधों में फूल आने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा उसकी दीप्तकाल कहलाती है। विभिन्न स्थानों पर फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से पौधों के दीप्तकाल पर निर्भर करता है। इसके उपयुक्त न होने पर पौधे के समय से फूल नहीं आ पाते हैं तथा फसल का उत्पादन कम हो जाता है। पांचवा हो जाएगा किसान की आर्थिक दशा। यदि किसान की हालत खराब है अर्थात उसके पास पूंजी का अभाव है तो फसल चक्र में ऐसी फसलें ली जाएं जिसकी लागत कम हो। अथवा में आ जाएगा फसल चक्र का प्रभाव डालने वाले कारक के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र को निम्न कारक प्रभाव डालते हैं। पहला जलवायु, दूसरा भूमि, तीसरा सिंचाई के साधन, चौथा श्रमिक की उपलब्धता, पांचवा बाजार की सुविधा, छठवां खाद एवं उर्वरक की सुविधा, सातवां किसान की आर्थिक दशा, आठवां सामाजिक रीति रिवाज, नौवां आवागमन के साधन, दसवां हो जाएगा राजकीय नियंत्रण खेती के प्रकार, ग्यारहवां हो जाएगा किसान की घरेलू आवश्यकताएं। प्रश्न क्रमांक 14वां हो जाएगा गैलीडियोलस की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पर कीजिए। पहला कुल, दूसरा प्रबंधन, तीसरा कंद लगाने का समय, चौथा हो जाएगा फूलों का रखरखाव, पांचवा हो जाएगा प्रमुख रोग। इसका उत्तर हो जाएगा गैलिडियस की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर निम्न प्रकार है। पहला वानस्पतिक नाम, इसका उत्तर हो जाएगा गैलिडियोलस ग्रैंडिफ्लोरम। कुल हो जाएगा इराडिएसी। प्रबंधन हो जाएगा गैलिडियोसी का प्रबंधन दो विधियों बीज द्वारा तथा कन्नों द्वारा होता है। नई किस्मों के विकास के लिए बीजों द्वारा प्रबंधन किया जाता है लेकिन ज़्यादातर कन्नों द्वारा ही प्रबंधन किया जाता है। कंद लगाने का समय एवं उनकी रोपाई, सितंबर अक्टूबर माह में तैयार क्यारियों में कन्नों की रोपाई करनी चाहिए। इन्हें रोपण से पहले 0.2% बाविस्टिन से उपचारित करना चाहिए। कन्नों की रोपाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए। फूलों का रखरखाव एवं उनकी कटाई, इसका उत्तर हो जाएगा जब पौधों पर पुष्प डंडी पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं तथा नीचे वाली कली के फल रंग दिखाई देने लगें तब तेज चाकू से पुष्प डंडी को काटकर पानी से भरी बाल्टी में एकत्रित करना चाहिए। प्रमुख रोग कंद सड़न, पर्णदाग, फ्यूजेरियम सड़न, शुष्क एवं गीला सड़न। अथवा में देगा डहेलिया की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। पहला महत्व, दूसरा किस्में, तीसरा प्रवर्धन, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार नियंत्रण। इसका उत्तर हो जाएगा डहेलिया की खेती निम्नलिखित शीर्षकों पर निम्न प्रकार है। महत्व हो जाएगा फूल वाली पुष्पों में डहेलिया का बहुत महत्व है। गुलदस्ता एवं कट फ्लावर्स के रूप में इनका प्रयोग खूब किया जाता है। घरों, ऑफिस आदि को सजाने के लिए विभिन्न रंगों के डहेलिया के पुष्प के युक्त गमलों का लगाकर एक आकर्षक रूप दिया जाता है। किसमें आ जाएंगी पफबॉल, अरब क्वीन, गोल्डन हार्ट, स्पीक, डांसिंग डॉल, लिबर्टी आदि। प्रबंधन की विधि हो जाएगी बीजों द्वारा, विभाजन द्वारा, रोपण द्वारा। बात करें बीजों द्वारा तो इस विधि में नर्सरी में बीजों की बुवाई करके पौधों को तैयार किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें वांछित स्थान पर रोप दिया जाता है। इस विधि द्वारा तैयार पौधों में पुष्प अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। दूसरा विभाजन द्वारा, इस विधि में जब पौधे पर पुष्प आना बंद हो जाता है तो उसे आधार से कुछ छोड़कर काट दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमें भुस्तारी निकल जाते हैं जिन्हें पृथक पृथक करके लगा दिया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक भुस्तारी से एक नए पौधे का जन्म होता है। बात करें रोपण द्वारा तो इस विधि का प्रयोग प्रायः तब किया जाता है जब एक ही पौधे पर एक से अधिक रंगों के पुष्प उत्पन्न कराने होते हैं। बात करें सिंचाई की, इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें सूखे के प्रति सहनशीलता कम पाई जाती है। अतः आवश्यकता के अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, समय समय पर निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण कराना चाहिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।